हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए जुलाई 2023 का अलजेब्रा का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। देखो, किसी भी बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी करने के लिए बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस चैनल्स पे हम 10th एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे आपके लिए अपलोड करने वाले, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस बोर्ड्स के हिसाब से अच्छे से कर सको। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा अलजेब्रा क्वेश्चन पेपर। अपने साथ में नोटबुक, पेन, पेंसिल और किताब दैट इज टेक्स्ट बुक अच्छे से निकाल के रख दो। मेरे साथ में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना मेरे से पहले। और आपको बीच बीच में मैं कुछ चैलेंजेस भी दूंगा, और चैलेंजेस भी आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो लुक एट दिस, ये हमारा होने वाला है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 ए के अंदर आपको टोटल 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे? 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। लुक एट दिस, सबसे पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पहले 5 मल्टीपल का सम कितना होता है भैया? 3 के पहले 5 मल्टीपल क्या होंगे? 3 के पहले 5 मल्टीपल क्या होगा? सबसे पहला होगा 3, परफेक्ट। उसके बाद होगा 6, उसके बाद होगा 9, उसके बाद होगा 12, उसके बाद होगा 15। इन सारे पांचों के पांचों 3 के मल्टीपल्स का सम करना है। एक तो तरीका ये है कि सीधा का सीधा आप क्या कर लो, डायरेक्टली आप कर लो प्लस, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी हमने पढ़ रखा है। एपी हमने पढ़ रखा है। क्या है फॉर्मूला एपी का? एपी के दो फॉर्मूले में दोनों आपको बताऊंगा, सो दैट आपका मेरे साथ में लर्न भी हो सके। याद रखना, बोलो n/2। मेरे पीछे पीछे बोलते रहो, मेरे पीछे पीछे बोलते रहो, मेरे पीछे पीछे बोलते रहो। n/2 परफेक्ट 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला तो है ही है, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला इस्तेमाल नहीं करने वाले। वी विल गोइंग टू यूज दिस वन बिकॉज आपको अभी पता चल जाएगा क्यों हम ये वाला यूज करेंगे। भैया हमें एक 3 के 5 मल्टीपल का सम निकालना है। पहला मल्टीपल कौन है? 3। तो यहाँ पे पहला टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज सबको हम ए करके पुकारते हैं, वो क्या है? 3 है। यहाँ पे लास्ट टर्म, हमें 5 मल्टीपल बोला ना, तो लास्ट मतलब पांचवा टर्म। लास्ट मतलब पांचवा टर्म, तो यहाँ पे पांचवा टर्म कितना है? लास्ट टर्म कितना है? 15। यहाँ पे हमारा जो लास्ट टर्म, जो हमें टीएन चाहिए, वो कौन है? T5 है, बिकॉज T5 हमारे इस वाले एपी का लास्ट टर्म है। करेक्ट है। और यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है? टोटल 5 टर्म्स है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा कि भैया हमें 3 के मल्टीपल के 5 टर्म का सम निकालना है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 2, और इधर आ जाएगा a का वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म विच इज 3, और लास्ट टर्म हमारा होगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। तो अगर आप यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होगा एडिशन दैट इज 18, तो 2 1 जा 2 9 जा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 इंटू 9 दैट इज 45। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसी लगी। ध्यान रखना, जब भी आपको किसी भी एपी का लास्ट टर्म पता हो, आप डायरेक्ट छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यू डोंट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। अगर ये भी करोगे यू विल गेट परफेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर, बट समय भी तो बचाना है। एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं दे सकते, बट मेरे को समझाना था, आपको रिवाइज करवाना था, आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज। आया तो मजा आया। तो अब एक काम करो, ये चैलेंज नंबर 1 है, ये चैलेंज नंबर 1 है आपके लिए। इसका जो भी आंसर है कमेंट करके मुझे बताना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर मैंने चेंज किया है। कमेंट करके बताना। कमेंट कैसे करोगे? चैलेंज 1 C1 लिखना, और जो भी आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे टाइप कर लेना। कमेंट करो जल्दी जल्दी, हाथ चलाते रहो मेरे पीछे पीछे। जितने क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे, जैसे देखो एक क्वेश्चन पेपर अपन ने पहले अपलोड करके रखा है, जितने क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे उनको सॉल्व करते रहना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लुक एट दिस, दिस इज टू डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? जो भी नंबर से अच्छे से अरेंज करो, 3 4 2 5 कर लिया अच्छे से अरेंज। अब क्या करोगे? अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले 3 5, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 इंटू 5, और फिर करेंगे 2 इंटू 4, दैट इज 2 इंटू 4। ध्यान रखना, और बीच में ध्यान रखना माइनस का साइन होता है, भूलने का नहीं। 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 15 माइनस 8 7। जय माता दी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट। परफेक्ट। चलो भाई, चैलेंज नंबर 2 जल्दी कमेंट करो। चैलेंज नंबर 2 जल्दी जल्दी कमेंट करो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करो। C2 लिखना, और जो भी ऑप्शन आपका आ रहा है टाइप कर लो। C2 लिख के जो भी ऑप्शन आ रहा है टाइप करो फटाफट। ओके, लुक एट दिस, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बोल के रखा है कि भैया आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स आपको दे रखे हैं।
जिसके रूट्स आपको दे रखे हैं। द फर्स्ट रूट इज 3, मतलब अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3, पहले रूट को हमने अल्फा माना, और सेकंड रूट इज 5, मतलब बीटा का वैल्यू हो जाएगा 5। करेक्ट है। जब आपको दोनों रूट दे रखे हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? परफेक्ट। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? बहुत बढ़िया, मन में सोचा, एक काम करो अपने नोटबुक में लिख लो। लिखा फॉर्मूला आपने? चलो पहले लिखो, फिर मैं लिखता हूँ, क्रॉस चेक करना सही लिखा कि नहीं लिखा। जब आपको रूट्स पता है, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है, तो किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? परफेक्ट, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पता होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ रूट, रूट का सम। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये बातें पता होनी चाहिए, देन यू विल एबल टू क्रिएट मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय नोइंग रूट्स। तो मुझे भैया बताओ, अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 5 है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? दैट इज 3 प्लस 5, दैट इज 8। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों? अरे कतई जहर, अतः अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा नहीं रे, बीटा नहीं बेटा बोल दूंगा कभी कभी, बीटा। 3 इंटू 5 दैट इज 15। गाइस समझ में आया? क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? पक्का आ रहा है? वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज इट इज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बिकम 8। तो यहाँ पे हम अब 8 लिखेंगे, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत है। आप बोलोगे सर इतना क्यों बताया, एमसीक्यू तो कर रहे हैं। अरे भाई जरूरी है क्या आपके बोर्ड में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, मे भी 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ जाए तो, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन अच्छे से दिख रहा होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। नेक्स्ट चैलेंज, वापस से चैलेंज आया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रूट्स -4 एंड 5? इनमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -4 एंड 5 रूट होंगे? देखो रूट का मतलब होता है ऐसे x की वैल्यू जो पुट करने से LHS इक्वल्स टू क्या बन जाए? RHS बन जाए। LHS मतलब यहाँ पे कितना RHS में 0 है, तो यहाँ पे जो भी -4x के जगह पे पुट करके सॉल्व के देखो आंसर 0 आता है कि नहीं आता, फिर 5 पुट करके भी देखो आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। दोनों पुट करके देखना, दोनों के केस में 0 आना जरूरी है। लेकिन अभी जो हमने किया सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, उससे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और क्रॉस चेक करो। ये चैलेंज दिया, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू दे रखा -5, तो अल्फा का वैल्यू -5 जान बुझ के चैलेंज दे रहा हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने बैठे हो, पेपर सॉल्व करने नहीं बैठे हो, हमें प्रैक्टिस करना, बोर्ड्स एग्जाम के लिए तैयार होना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, हमारी इतनी कम करो, मेरा सुनना, कम करो लेकिन अच्छा करो, कम करो लेकिन कैसे करो? अच्छा करो। इसके लिए बोल रहा हूँ, जितने कम क्वेश्चन करोगे बट उस टाइप के क्वेश्चन बार बार सॉल्व किया करो, सो दैट आपकी पकड़ अच्छी हो सके। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके लिए जानबूझ के क्वेश्चन दिया है। अभी सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब देखो -4 प्लस 5 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है। जब दो नंबर पे अलग अलग साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। 5 में से 4 गया तो एक बच्चा बड़े वाले का साइन, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे प्लस आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? -4 इंटू 5, और वो आएगा -20। अब इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनाओ। कैसे बनेगा? अभी बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए बेटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? ए बेटा परफेक्ट 1 आया था। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया -20। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस माइनस -20। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अरे रे रे, कोई ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? आई थिंक कहीं रॉन्ग तो नहीं किया है, नहीं दिया। ओके, ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है हमारा, बट लेट से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो लेट से हम इस ऑप्शन को अपना ऑप्शन बना देते हैं यहाँ पे माइनस करके। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। समझ में आया आपको कैसे करना है? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व करके ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। कितने कॉइन्स आपने उड़ाए? 2 कॉइन उड़ाए। आपने 2 कॉइन उड़ाए। जब आप 2 कॉइन एक साथ में उड़ाते हो तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एनएस, नंबर ऑफ अ सैंपल पॉइंट। तो आपको एनएस दैट इज सैंपल स्पेस का नंबर्स निकालने, एनएस आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो मुझे बताओ क्या क्या आने का पॉसिबिलिटी होता है? परफेक्ट। क्या क्या आने का पॉसिबिलिटी होता है? परफेक्ट। हेड हेड आ सकता है,
या फिर हेड और टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है, या फिर टेल और टेल आ सकता है। यहाँ तक समझा? तो मुझे बताओ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ऐसा बॉक्स कर लिया करो। बोर्ड्स एग्जाम में अपने आंसर पे ऐसे बॉक्स कर लिया करो। ओके, 1 मार्क्स आपके जोली में। चैलेंज नंबर 4, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या बोला है? P ऑफ A का वैल्यू दे रखा है 1/5 और N ऑफ S का वैल्यू निकालना और N ऑफ A का वैल्यू दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज P ऑफ A परफेक्ट इज इक्वल्स टू N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ S। प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है 1/5, N ऑफ A का वैल्यू दे रखा है, N ऑफ A का वैल्यू नहीं दे रखा है 2 और N ऑफ S का वैल्यू निकालना। आई होप सो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा। कमेंट करो जल्दी जल्दी, इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ क्योंकि यह आपके लिए चैलेंज नंबर 4 है। C4 लिख के आंसर टाइप करो, देखते हैं कौन बच्चे सारे के सारे चैलेंजेस के। ठीक है, अपने चैनल पे चैनल पे साइंस के सारे वन शॉट आईएमपीज अपलोड करके जितने हो सके करके रखे हैं। नए आने वाले अगर कमेंट करोगे तो मैं साइंस के सारे चैप्टर्स के वन शॉट आईएमपी आपके लिए इतने बेहतरीन ढंग से अपलोड करने वाला हूँ, जिसके अंदर साइंस के आईएमपीज तो दूंगा, उसके साथ साथ पीवाई के उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। देखो इस साल इस वाले हिस्से से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे करके डिस्कस भी करेंगे अपन। और मैथ्स का एक हमने मैथ्स के कुछ पेपर्स हमने बोर्ड्स के अपलोड करके रखे हैं, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। लिंक सारी की सारी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। समझ में आया? कर लोगे ना? पक्का कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस इज द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का बी तक हम पहुंच चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखते क्या दे रखा है अपने को। दे रखा है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 और आपको x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल है। बीच में साइन देख लो, पहले से यहाँ पे प्लस का साइन है, तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे फर्स्ट प्लस का साइन है। इसका मतलब साइन के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, मतलब आपको सिंपल ऐड करना है। बराबर, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और पिछले वाले वीडियोस में जो हमने प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का पेपर 2024 वाला अपलोड किया है, उसके अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे। वीडियो को देख लेना, उसको भी चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे देखो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चा x और y अलग अलग निकालने लगता है। स्टूडेंट ऐसा नहीं करना, आपको सिंपली ऐड करना दोनों नंबर को ऐड कर लो। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 32x परफेक्ट, ये भी हो जाएगा आपका 32y और ये हो जाएगा आपका 2 and 3 दैट इज 32। यहाँ से आपका 32 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे आप 32 क्या ले लो? कॉमन ले लो, तो दैट इज 32x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। 32 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किधर आके हो जाएगा? डिवाइड, दैट इज 32 डिवाइड बाई 32। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जो x प्लस वाई डायरेक्ट हमें निकालने बोला था, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। ओके, इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सॉल्व द फॉलोइंग, दिस इज x प्लस वाई 3x माइनस वाई बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड d। इसको सॉल्व करना मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे x और y नहीं निकालना, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है? d निकालना है। तो डिटरमिनेंट मेथड से d कैसे निकाला जाता है? जो भी आपको इक्वेशन दिया रहा है एज इट इज आप क्या कर लो यहाँ पे 3 और 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना जब भी ये चैलेंज है, या आपको करना कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आया, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब -4 को इधर भेजो। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब d निकालने के लिए क्या करते हैं? d निकालने के लिए हम पहले लिखते हैं x का कोएफिशिएंट और फिर लिखते हैं y के कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो x के आगे लगा रहता है, जो y के आगे लगा रहता है। यहाँ पे x के आगे क्या लगा है? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे x के आगे क्या लगा है? 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे x के आगे क्या लगा है? 1, कुछ नहीं मतलब 1। और यहाँ पे x के आगे y के आगे क्या लगा है? -2। गलती से 2 मत लिख लेना। परफेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अभी सिखाया कि नहीं सिखाया? चलो कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो फटाफट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर C2 क्वेश्चन नंबर बी का 1 का बी का 2। यहाँ पे आपको एपी दे रखा है। क्या दे रखा है? एपी दे रखा है और इस एपी के अंदर नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको फाइंड करना है। या किसी भी एपी के नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको उस एपी के कॉमन डिफरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आपको कॉमन डिफरेंस पता होगा तो आप पिछले वाले टर्म में डी ऐड करके आप अगला वाला टर्म हासिल कर दोगे। तो यहाँ पे हमें जो एपी दे रखी है वो क्या है? 5, 12, 19 और 26। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? इस एपी में फर्स्ट टर्म है 5।
इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? तो देखो ये T2 है, ये T1 है, तो डी निकालने का तरीका है आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करो। T2 मतलब 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, यहाँ पे T1 मतलब 5, तो एपी आपका आ चुका है 7, डी आ चुका है आपका 7। अब आपको बोला नेक्स्ट टू टर्म, तो मुझे बताओ ये कौन सा टर्म है? ये आपका फोर्थ पोजीशन का टर्म है, मतलब आपको फिफ्थ पोजीशन का टर्म और सिक्स्थ पोजीशन का टर्म एक तरीके से निकालना है। तो फिफ्थ पोजीशन का टर्म कैसे निकालेंगे? फिफ्थ पोजीशन का टर्म निकालेंगे दैट इज फोर्थ पोजीशन का टर्म में हम डी ऐड कर देंगे। समझ में आया आपको? और अब मुझे बताओ उसके बाद का टर्म कौन सा है? सिक्स्थ पोजीशन का टर्म। सिक्स्थ पोजीशन का टर्म कैसे निकालेंगे अपन? तो हाँ, फिफ्थ टर्म के अंदर डी ऐड कर देंगे, जो भी हमारा फिफ्थ टर्म आएगा। तो मुझे बताओ T4 का वैल्यू क्या है? T4 का वैल्यू है यहाँ पे 26, तो 26 प्लस डी का वैल्यू 7, तो 26 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 33, 26 प्लस 4 30 एंड ऊपर का 33। अब T5 आ चुका है 33, और T5 के अंदर क्या ऐड करना है? डी ऐड करना है, तो 33 प्लस अगेन 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो नेक्स्ट टू टर्म जिनकी हमें जरूरत थी, नेक्स्ट टू टर्म वो क्या हो जाएगा? R 33 एंड 40, इस तरीके से लिख देना है। दैट्स इट, सिंपल था। आगे बढ़े, अभी मजा आ रहा है आप लोगों को? कमेंट करते रहना और जो भी चैलेंजेस है आंसर करते रहना। वापस से आपके सामने एक चैलेंज आया, देखो चैलेंज देना बड़ा जरूरी है। बच्चे सोचेंगे भैया इतना चैलेंज क्यों दे रहे हो? भाई पेपर तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, पीवाई की प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं ही सॉल्व करवा रहा हूँ ना। चैलेंज इसके लिए दे रहा हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर मालिश हो जाए, पॉलिशिंग हो जाए, चमक आ जाए उसके ऊपर। बात समझ में आया? जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बनोगे, उतने पक्के बनोगे, ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। इसी वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज मेरे साथ में। अंडरस्टैंड? तो आपको दे रखा है सेवेंथ टर्म, एपी का सातवां टर्म आपको दे रखा है, सेवेंथ टर्म आपको दे रखा है 4। कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है -4, आपको ए पूछा। अरे भैया सीधा टीएन का फॉर्मूला लगा दो, टीएन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी। कितने लोगों को याद है? कमेंट करो जल्दी, याद है कि नहीं फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। समझा? अब मुझे बताओ कौन सा टर्म दे रखा है? सेवेंथ टर्म दे रखा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे T7। T7 इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है क्या? नहीं पता है। कौन सा टर्म दे रखा है? एन का वैल्यू 7 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू दे रखा है -4। इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, मुझे बताओ T7 का वैल्यू कितना दे रखा है? T7 का वैल्यू 4 दे रखा है, दैट इज ए प्लस 6 इंटू -4। ये देखो 7 माइनस 1 6 जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 इंटू -4, देखो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, चेक करो। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 4 जा 24 हो जाएगा। करेक्ट? यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे 4। अब इस 64 को इधर लेके जाओ, इतना काम तो खुद कर ही सकते हो। देखो भाई चैलेंज का क्वेश्चन था, लगभग मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, सो दैट कुछ बच्चे जिनको नहीं जम रहा है वो भी समझ जाए। अब -24 को उधर लेके जाके +24 ऐड हो जाएगा 4 के साथ। ओके, कमेंट कर लेना चैलेंज नंबर 6 का आंसर। मैं चाहता हूँ कुछ तो स्टूडेंट सारे के सारे चैलेंजेस का जवाब दे, सारे के सारे चैलेंजेस का क्या दे? जवाब दे। ओके, क्या दे रखा है? रेट ऑफ CGST 9%, द रेट ऑफ SGST, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट विल द रेट ऑफ GST, आपको फाइंड करने दिया है। तो रेट ऑफ CGST आपको दे रखा है, रेट ऑफ CGST कितना प्रतिशत दे रखा है दोस्तों? 9%, 9%, 9%। और रेट ऑफ SGST आपको फाइंड, रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST, ये बात रखना ध्यान। तो क्या होता है? रेट ऑफ SGST इसके बराबर होता है, रेट ऑफ SGST होता है रेट ऑफ CGST के, इसके बराबर होता है, रेट ऑफ CGST के बराबर होता है रेट ऑफ CGST। अब मुझे बताओ CGST है कितना? 9%। तो मिल गया आपको रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ SGST कितना मिल गया? 9%। मिला कि नहीं मिला? ऐसा बॉक्स कर लिया करो। पहला आंसर हो गया कंप्लीट। हमें दो क्वेश्चन पूछा है, दूसरा GST भी निकालना है। GST किसके बराबर होता है? तो GST बराबर होता है, रेट ऑफ GST बराबर होता है रेट ऑफ लिख लेते हैं, रेट ऑफ GST वो होता है रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। रेट ऑफ CGST 9, रेट ऑफ SGST 9, दोनों सेम होता है, दैट इज 18। ये रेट ऑफ GST हमारा आ चुका है। सिंपल है, इतना सिंपल आंसर क्वेश्चन था, आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है एन ऑफ एस का, ऑर्डर ऑफ एन, नंबर ऑफ एस आपको दे रखे हैं 2।
नंबर ऑफ ए आपको दे रखा है 1, प्रोबेबिलिटी निकालना है। मैंने पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्रोबेब एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस के अंदर कितने एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ ए कितना होगा 1 होगा, और नंबर ऑफ एस कितना होगा 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया भैया 1/2, कितना आ गया 1/2। ठीक है, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ए भी कंप्लीट, नंबर ऑफ ए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से कोई भी आपको 2 सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल दे रखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको मस्त बढ़िया सा यहाँ पे खूबसूरत सा क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है, और इस टेबल को आपको फिलअप करना है। नाउ लुक एट दिस, ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दे रखा है x का वैल्यू 3 और बोला है बताओ y का वैल्यू क्या होगा। अरे बड़ा सिंपल है, ये इक्वेशन दे रखा है, x का वैल्यू 3 दे रखा है, तो x का वैल्यू 3 लिख दो, y का वैल्यू कितना दे रखा है, y का वैल्यू नहीं पता, बराबर। 3 को इधर प्लस में से इधर माइनस कर दो, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। हालांकि यहाँ पे देखो 0 लिख के रखा है y का वैल्यू, बस कॉपी पेस्ट ही करना था, बट मेरे को देखो भाई समझाना है भाई, तो ऐसे 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 कॉपी पेस्ट करके हम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो समझाना जरूरी है आप लोग को, ठीक है। दूसरा, दूसरे केस में आपको y का वैल्यू 5 दे रखा है और बोला x का वैल्यू बताओ, कोई बात नहीं, y का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 5 लिख देंगे, और x हमारा वैसे का वैसे, प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5, दैट इज 3 माइनस 5। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 5 में से 3 गया 2, बड़े वाले का साइन मतलब 5 के ऊपर माइनस साइन है, तो यहाँ पे -2 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, -2। कसं वाटलं बरं, चांगलं वाटलं की नाही वाटलं, लाईक करत जावा मुलांनो। यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे रखा है 0, y का वैल्यू दे रखा है 3, तो x का वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 0। परफेक्ट। यहाँ पे आपके हाथ में आ चुके हैं 2 मार्क्स, 7 करोड़। अंडरस्टैंड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए आपको एक्टिविटी पूरी करनी है, ऐसा उन्होंने बोला। चलो अभी यहाँ पे देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के पहले आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु वही से ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ए का मतलब क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ए का मतलब होता है जो भी एक्स स्क्वायर के आगे लगा रहता है वो ए होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। मैं जानबूझ के पूरा एक्टिविटी बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो मान लो एग्जाम में आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, एक्टिविटी बेस नहीं आए, तो आप अच्छे से लिख पाओ। तो जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर उसके बाद एक्स वाला टर्म, और उसके बाद नंबर वाला टर्म, और इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, बढ़िया से क्या करना है, बढ़िया से अरेंज करना है, बढ़िया से क्या करना है, अरेंज करना है। बात समझ में आ गया। उसके बाद आपको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे ए के जगह पे ए है, यहाँ पे ए के जगह पे क्या है 1, तो ए का वैल्यू 1। यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी के जगह पे क्या है 10, तो बी का वैल्यू 10। और यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी के जगह पे है -7। 7 मत लिखना, तो 7 नहीं लिखना, -7। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इन्होंने पहले से आपके लिए लगा रखा है। बच्चों को बड़ा गरीब समझा यार, आता है हमें, भूल नहीं लगा था हम लिख लेते, कोई बात नहीं। बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 10 है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर देखो इन्होंने 100 लिख के रखा है, माइनस, और ये माइनस मिलके हो गया यहाँ पे देखो प्लस, और 4 इंटू 7, 7 4 जा, देखो मेरे टेबल में उड़ा, परफेक्ट 28। देखो भाई कभी कभी क्या होता है, बच्चा सब कुछ कर लेता है, मल्टीप्लाई मतलब टेबल गलत कर लेता है यार, 7 4 जा कुछ और लिख देगा। सिली मिस्टेक नहीं करना, नहीं समझता आराम से टेबल लिख लो, बहुत टाइम है अपने पास। ओके, ऐड कर लो, दैट इज 120। कोई डाउट है, इतना बढ़िया एक्टिविटी पर, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस में ना आकर नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। क्वेश्चन दिया रखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, तो आप इसी स्टेप से सॉल्व करो। कितना बढ़िया एक्टिविटी में इन्होंने सॉल्व करके रखा है, वैसे सॉल्व करो। तो एक्टिविटी से सीखो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वापस सुनना, एक्टिविटी से सीखो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है किसी भी क्वेश्चन। ओके, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सीरियल नंबर वगैरह छोड़ो, सीरियल नंबर की हमें कोई जरूरत नहीं है। पहले यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई भी शेयर, जब भी कोई कंपनी है और एक कंपनी अपनी नई कंपनी शुरुआत करती है और पहले जो शेयर बेचती है सबसे पहले, तो वो फेस वैल्यू के हिसाब से बेचती है। मान लो
ठीक है। लेकिन जब कंपनी का प्रोग्रेस होता है, ग्रोथ होता है, नुकसान होता है, तो शेयर की वैल्यू बदलती जाती है और हम उस बदलती वैल्यू के हिसाब से शेयर को प्राइस पे करके खरीदते हैं। मान लो 10 रुपया पहले शेयर का प्राइस था, अब 20 हो गया, तो वो मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो बदलने वाली प्राइस को क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू। अगर मान लो फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मतलब मान लो फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू 20 है, तो हम कहेंगे कि जो शेयर है अभी प्रीमियम पे चल रहा है। प्रीमियम मतलब अभी शेयर मुनाफे पे चल रहा है। तो जब भी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होती है, तो हम शेयर बोलते हैं शेयर किस पे चल रहा है? प्रीमियम पे चल रहा है। बात समझ में आया? लेकिन मान लो शेयर फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू अब 7 हो गई, तो हम बोलेंगे शेयर अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, मतलब नुकसान में चल रहा है। क्या चल रहा है? डिस्काउंट, दैट इज नुकसान में। और अगर मान लो फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू भी 10 है, तो हम कहेंगे शेयर अभी किस पे चल रहा है? एट पर, मतलब जैसा था वैसे चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक करो भाई, शेयर किस पे चल रहा है? प्रीमियम पे, मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू पे ज्यादा है। पहला वाला कंडीशन मैंने बोला ना, जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू पे ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 10 है तो सबको समझ में आ गया मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 10 प्लस 7, दैट इज 70। समझा? लेकिन यहाँ पे देखो कितना बढ़िया से लिखा रुपीस करके, तो आप भी ऐसे रुपीस करके लिखो तो प्रेजेंटेशन का मार्क्स मिलता है। जितना खूबसूरती से परोसोगे होटल में खाने को, उतना ज्यादा पैसा मिलता है। टपरी पे खाओ और वही खाना होटल में जाके खाओ, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो परोसो अच्छे से, टीचर को अपने आंसर को बड़े खूबसूरती से क्या करो? परोसो। ऐसे समझो एक होटल के आप बहुत बड़े शेफ हो और आप खाने को क्या कर रहे हो? परोस रहे हो। बहुत बढ़िया से परोसो। ओके। फेस वैल्यू है 25 और मार्केट वैल्यू है 16। भैया देखो फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू 10 है यहाँ पे और मार्केट वैल्यू कम है। फेस किस पे चलेगा? डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट पे चल रहा है। भैया कितने से डिस्काउंट पे चल रहा है? 25 और 16 में कितने का फर्क है? फेस डिस्काउंट ऑफ रेट 9 से, 9 रुपीज से डिस्काउंट पे चल रहा है, 9 रुपए से कम चल रहा है। अब फेस वैल्यू 300 है और मार्केट वैल्यू 315 है, मतलब ज्यादा है, तो बोलेंगे शेयर चल रहा है प्रीमियम पे, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। प्रीमियम ऑफ कितने रुपीस का? प्रीमियम 15 रुपीस का। देखो यहीं से कॉपी पेस्ट करना है, बस 7 की जगह पे 15 करना है। एट पैर पे चल रहा है, एट पैर पे चल रहा है, मतलब जो फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू। कसं वाटलं पोरांनो? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक को आधा आधा आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आधा गलत, एक गलत तो आधा गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लुक एट दिस। आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का आ गया। देखो वो आ गया, लेकिन कैसे आया? चैलेंज के आया। एक्टिविटी जो अभी मैंने करवाया था ना, एक्टिविटी वाला पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की मदद से आपको करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि आपका आंसर क्या आया। जल्दी से जल्दी कमेंट करो आपका आंसर क्या आया चैलेंज नंबर 7 का। ठीक है, हालांकि सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ध्यान रखना। अब आते हैं एक बी वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। आपको कितने क्वेश्चन हैं टोटल? आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन, 5 में से कोई भी 4 सवाल आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, ये रहा, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, बड़ा सिंपल सवाल है, 2 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट आपको दे रखा है दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकंड दे रखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल। दोनों को सॉल्व करना, जरा दोनों में देखना जरा, यहाँ पे y के आगे प्लस लगा और यहाँ पे y के आगे क्या लगा? माइनस लगा है। मतलब यहाँ पे y के आगे जो नंबर है वो तो 1 1 है, देखो इधर भी 1 है, यहाँ पे इधर भी देखो 1 है और इधर भी क्या है? 1 है। और साइन अलग अलग है, मतलब ऑटोमेटिकली ये जीरो होने के लिए तैयार है। ये ऑटोमेटिकली क्या होने के लिए जरा है? देखो मैं समझाता हूँ। आपके पास +3 है और आपके पास -3 है और आपको आंसर जीरो चाहिए, तो आप सिंपल सा क्या करोगे? +3 और -3 को आप क्या करोगे? ऐड करोगे ना, ऐड करोगे तभी तो जीरो होगा। क्यों होगा? देखो +3 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है सब्ट्रैक्ट, दैट इज 3 में से 3 का जीरो। तो जब दो नंबर पे अलग अलग साइन है तो आप सिंपली उसको क्या करो? ऐड करो, तभी भी वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, क्योंकि आप इस माइनस को बदलना नहीं चाहते हो, माइनस यहाँ पे रहना चाहिए। तो जब दो नंबर पे पहले से ही अलग अलग साइन है तो आपको ऐड नहीं, आपको ऐड करना है। और दो नंबर पे पहले से ही सेम साइन है, एक पे प्लस दूसरे पे प्लस और आपको आंसर जीरो चाहिए, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे -3 दोनों नंबर पे पहले से ही क्या है? सेम साइन है, तो आपको जीरो करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? देखो जरा, माइनस माइनस प्लस, अब दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएगा? अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो जब दो नंबर में पहले से ही सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और दो नंबर पे पहले से ही अलग अलग साइन है तो आपको ऐड करना है। इस बात को भूलना नहीं आज के बाद कभी भी, कसं वाटलं पोरांनो, चांगलं वाटलं की नाही वाटलं, को भूलना नहीं। ओके, सो लुक एट दिस, दो नंबर पे पहले से ही अलग अलग साइन है तो हम सिंपली यहाँ पे करेंगे एडिशन। कैसे होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट, एक्स और एक्स 2x और 6 और 4 10, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 10 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा x का वैल्यू 5। ठीक है, लेट्स से इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देके रखेंगे, इस इक्वेशन को 2 नंबर देके रखेंगे, तो हम बोलेंगे भैया जो भी आपका x का वैल्यू आया, पुट x का वैल्यू 5 इन इक्वेशन 1 किधर है, ये रहा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू 5 पुट करना, 5 के x के जगह पे, और y का वैल्यू नहीं पता तो वैसे के वैसे, प्लस 5 इक्वल टू को जाके माइनस 5, तो 6 माइनस 5, तो y का वैल्यू आ चुका रहेगा आपका 1। तो x कॉमा y जो आप निकालने गए थे वो आ चुका है 5 कॉमा 1। सिंपल, बढ़िया, ऐसे सॉल्व करो यार, 2 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हम स्प्लिटिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। कैसे करते ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 50, और यहाँ पे स्टार्टिंग का टर्म क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब यहाँ का 1 और यहाँ का 54, इनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 इंटू 54, तो आप कहोगे कि भैया मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 54। ओके, अब यहाँ पे जरा साइन देखो, जरा यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन है प्लस का, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस मतलब हम बोलेंगे ऐड, प्लस का मतलब हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे ऐड, प्लस का साइन देख के हम क्या बोलेंगे ऐड। यहाँ पे ऐड करके कितना आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए, इधर लिखा हुआ है नंबर, इधर नंबर क्या लिखा हुआ है +15, साइन के साथ लेना है, इधर क्या लिखा हुआ है +15। अब आपको अपने आप को पूछना है कि भाई मल्टीप्लाई करके 54 और प्लस करके ऐड करके +15, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आता हो और जिनका एडिशन +15 आता हो। परफेक्ट, मिल गए दोनों नंबर, 9 इंटू 6, और 9 और 6 का अगर आप ये वाला एडिशन करोगे, 9 और 6 का आप ये वाला एडिशन करोगे, यहाँ पे 6 लिखना है यहाँ पे अपने को, 9 और 6 का आप ये एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, +15 मिलेगा। मतलब अब आप इस 15 के जगह पे आप 9 + 6 लिख सकते हो, तो इस 15 के जगह पे हम लिखेंगे 9x + 6x, 9 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, सही बात है। बाकी वैसे का वैसा कॉपी कोई बिना चेंज किए, दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 54 आ जाएगा। अब आपको पता ही है स्प्लिटिंग करना है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 9 इंटू एक्स। देखो अब यहाँ पे 9 आया है तो 54 को ऐसा ब्रेक करो कि उसमें 9 आए, दैट इज 9 इंटू 6, परफेक्ट। और यहाँ पे 6 को कैसे स्प्लिट करोगे, तो ये 6 हमारा स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, किस प्रकार से होगा देखो, 6 इंटू एक्स, क्यों 6, 6 को मैं 3 इंटू 2 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे मुझे 6 ही चाहिए, ज्यादा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाने का। ओके, नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ से ये x और ये x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये x और 9 बचेगा और ये साथ में प्लस बचेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, x और x कॉमन निकला तो ये वाला x बचा और ये वाला 9 बचा और बीच में आएगा प्लस। उसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से ये 6 और ये 6 कॉमन निकलेगा, अंदर ये x और 9 बचेगा, तो देखो, तो यहाँ से हमारा कॉमन निकलेगा +6 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा x + 9 = 0। अब देखो ये वाला एक, ये वाला नंबर और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम दिखने चाहिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम नहीं दिख रहे मतलब आपने कुछ गलत किया। ओके, और हम गलत करेंगे नहीं क्योंकि क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि बोर्ड्स एग्जाम तक हमारी जो एक्यूरेसी लेवल होगी वो 100% हो जाए। ओके, तो x + 9 हमारा कॉमन, दैट इज एक बार लिखेंगे x + 9 को अपन, x + 9 एक बार लिखेंगे, और ये x और ये +6 मिलके एक ब्रैकेट और बनेगा, दैट इज x + c। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अब एक सिंपल बताओ, x + 9 और x + 6 किसके बराबर है, 0 के बराबर। एक सिंपल बात पूछता हूँ, a इंटू बी अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब या तो भैया, या तो सर a 0 रहा होगा या फिर b 0 रहा होगा। अगर a 0 रहा होगा तो 0 इंटू बी 0, या b 0 रहा होगा तो a इंटू 0 भी तो 0 होता है। इसका मतलब या तो x + 9 हम 0 के बराबर लिख सकते हैं और हम x + 6 को भी 0 के बराबर लिख सकते हैं।
और अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें +9 इधर जाके -9 होगा, तो x का वैल्यू -9 मिल जाएगा और यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -6 और ये हमारे रूट्स या सॉल्यूशन आ चुका है। दैट इज x इज इक्वल टू -9 और x इज -6। कसं वाटलं तुम्हाला? सिंपल था, बढ़िया था, मजा आ गया, मजा नहीं लायक। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है 8, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 5 और राइट एपी, एपी लिखने बोला। यार क्या सिंपल सवाल है यार, ये तो मुझे लग रहा है ना आप धड़ल्ले से कर लोगे। पहला टर्म 8 दे रखा है, द फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 भी बोलते हैं, बराबर, फर्स्ट टर्म। ओके, और कॉमन डिफरेंस आपको 5 दे रखा है और बोला एपी बनाओ। भाई फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 8, हाँ भाई T1 तो मिल गया 8। अब बताओ T2 क्या होगा? अरे T2 होगा फर्स्ट टर्म में अगर मैं D मिला दूंगा तो मुझे T2 मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है 8, ओहो फर्स्ट टर्म क्या है 5, गलत नहीं करो, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और डी का वैल्यू कितना है? डी, अरे यार मैं गलती कर रहा हूँ यार, मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी, माफ करो भैया, माफ करो, हमारी जबान जल जाए। फर्स्ट टर्म क्या है इधर देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 8, सही लिखा था क्या? हाँ, और कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो 8 + 5 13। तो थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं? T2 दैट इज सेकंड टर्म में D मिला दो, सेकंड टर्म का है 13 और D कितना है? D कितना है? अब परफेक्ट चल रहे 5, तो कितना आ गया 18। एपी लिखने बोला 5 टर्म कम से कम लिखा करो। फोर्थ टर्म कितना? दैट इज T3 + D, थर्ड टर्म में D मिला दो, थर्ड टर्म कितना आया था 18 आया था, वापस से क्या मिला दो 5 मिला दो, कितना आ गया 23 आ गया। और फिफ्थ टर्म कितना है? तो उसके में फोर्थ टर्म के अंदर D मिला दो, तो फोर्थ टर्म है 23 और D है हमारा 5 दैट इज 28। तो हमारी जो रिक्वायर्ड एपी थी, जो जरूरत हम जो एपी की खोज में थे, वो एपी हमारी बन जाएगी फर्स्ट टर्म 8, फिर 13, फिर 18, फिर 23 और फिर 28 और ऐसे आप आगे भी चल सकते हो, बट हमारी ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए। लुक एट दिस, रोहित इज अ रिटेलर, रोहित एक रिटेलर है। He paid GST of 6,500 at the time of purchase। जब उसने कोई ले लेते, चलो आपको समझा देते हैं। रोहित है, रोहित ने कोई सामान खरीदा, कोई सामान कोई प्रोडक्ट उसने खरीदा। जब उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा उस समय उसने जीएसटी कितना भरा? उसने जीएसटी भरा, टोटल उसने जो जीएसटी भरा वो भरा 6,500। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उस समय जो जीएसटी भरी जाती है उसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। रोहित ने माल खरीदते समय, प्रोडक्ट खरीदते समय 6,500 की जीएसटी भरी और रोहित ने जब उस प्रोडक्ट को बेचा, जब उस प्रोडक्ट को क्या किया सेल किया, रोहित ने जब उस प्रोडक्ट को क्या किया सेल किया, उस समय उसने जीएसटी जिसको भी बेचा होगा उससे कलेक्ट की। कितनी जीएसटी रोहित ने कलेक्ट की? देखो जरा, कितनी जीएसटी रोहित ने कलेक्ट की? ही कलेक्टेड जीएसटी 8,000। तो उसने 8,000 की जीएसटी खुद के पास क्या की कलेक्ट की। अब मुझे बताओ, वो जब गवर्नमेंट उसको बोलेगी, गवर्नमेंट उसके पास आएगी और बोलेगी भाई जीएसटी भर, जीएसटी भर, तो रोहित क्या बोलेगा? देखो भाई, रोहित गवर्नमेंट को बोलेगा, रोहित बोलेगा कि देखो भाई पहले से ही मैं 6,500 रुपए की जीएसटी भर चुका हूँ पिछले वाले आदमी से जिससे मैंने माल खरीदा था। अब जिसको मैंने माल बेचा उसने मुझे 8,000 दिया है, तो मैंने तो 6,500 पहले ही दे दिया ना, तो अब मैं आपको 8,000 नहीं दूंगा। 8,000 में से 6,500 जो पहले दे चुका हूँ वो माइनस करके जो पैसा आएगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तो रोहित कितना जीएसटी भरेगा? तो 8,000 में से इस 8,000 को हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स, ओटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, पहले क्या बोला, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, फाइंड हिज इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा इनपुट टैक्स आएगा वो आएगा आईटीसी, इनपुट टैक्स आएगा 6,500। ओके, और आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स हमारा आएगा पहले क्वेश्चन के हिसाब से, ओटी जो हमारा आएगा वो आएगा 8,000। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट हिज इनपुट टैक्स और वही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, वही सेम। तो उसका आंसर क्या होगा आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज 6,500। बस यहाँ पे लिखते समय आप लिख देना इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स लिख देना। ओके, यहाँ पे इनपुट टैक्स लिख देना। सी वाला क्या होगा, फाइंड हिज पेबल जीएसटी, उसने कितना जीएसटी भरा? तो जीएसटी पेबल जो होगा वो होगा ओटी माइनस आईटीसी। तो ओटी कितना है? ओटी है टोटल 8,000 माइनस आईटीसी कितना है 6,500। तो टोटल ये आ जाएगा आपका 1,500, ये होगी जीएसटी पेबल। हेंस फाइंड द सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो सी जीएसटी क्या होता है?
CGST बोलो या फिर SGST बोलो, दोनों GST का आधा होता है। तो GST कितना है 1500, तो 1500 का आधा कितना आएगा 750 हमारी हो जाएगी CGST और SGST दोनों मिला के दोनों 750 आ गया समझ में। इतना सिंपल सा सवाल आपको करना है बढ़िया से। ओके, इजी था, इजी था कि नहीं था? अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फाइनेंशियल प्लानिंग से। तो ये अभी आपके लिए नहीं, चैलेंज नंबर 8 होने वाला है जो आपको सॉल्व करना है। बट मैं आपको हिंट दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैलेंज नंबर 8 में टोटल कितने शेयर है? 50 शेयर है, जिसका फेस वैल्यू 10 है और जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 25 है। कंपनी डिक्लेयर 30% डिविडेंड, कंपनी ने 60% डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर दिया, 30% 30% डिक्लेरेशन किया है ऑन द शेयर। देन फाइंड सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड आपको मिला, और रेट ऑफ रिटर्न। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसा कितना लगाया। देखो तो आपका फेस वैल्यू कितना है, जो भी शेयर आप खरीद रहे हो उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 25 रुपीज है, और डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड जो मिल रहा है, डिविडेंड का जो रेट कितना है, रेट मतलब परसेंटेज के फॉर्म में, तो डिविडेंड आपको मिल रहा है 30%। ठीक है, समझाऊंगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी शेयर्स को आप जब खरीदते हो तो उसकी जो प्राइस आप पे करते हो वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो वो आपकी हो जाएगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, आपने 25 शेयर खरीदे हैं, सॉरी 25 रुपए का एक शेयर है, और आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे 50, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको करना है। ओके, सेकंड, क्योंकि चैलेंज दे रखा है मैंने आपको, मल्टीप्लाई करने वाला काम छोड़ा बस, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिविडेंड रिसीव। देखो जो भी डिविडेंड आपको मिलता है, डिविडेंड जो भी मिलता है, डिविडेंड ऑन, यू कैन से डिविडेंड ऑन वन शेयर, पहले डिविडेंड ऑन वन शेयर हम निकालेंगे। डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो जो भी आपको डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है। 30% हो, 40% हो, किसका? फेस वैल्यू का। तो मुझे बताओ कितना परसेंट मिल रहा है, तो 30% मिल रहा है, किसका? फेस वैल्यू का। तो मुझे बताओ 30%, एक का फेस वैल्यू कितना है 30, मतलब 30% मतलब 30 डिवाइड बाय 100, और एक शेयर का, एक फेस वैल्यू एक ही शेयर का होता है, दैट इज 10। तो यू विल गेट 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 3 रुपीज का आपको डिविडेंड मिलेगा एक शेयर पे। तो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव, टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड रिसीव आपका हो जाएगा यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा, दैट इज एक शेयर पे 3 रुपये का आपको डिविडेंड मिला है, टोटल आपने 50 शेयर खरीदे तो आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा 150। बात समझ में आया? क्वेश्चन है रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। देखो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है ROR, मतलब होता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कितना डिविडेंड मिला, उसको परसेंटेज के फॉर्म में काउंट करना है। तो भैया आपने एक, हम एक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि आपने जो एक शेयर खरीदा उसका कितना प्राइस पे किया, आपने 25 प्राइस पे किया। आपको एक शेयर पे, आपको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, 3 रुपए का मिला, इंटू कर लो 100, यू विल गेट अ रेट ऑफ रिटर्न। आप ऐसे भी कर सकते थे, टोटल इन्वेस्टमेंट, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, इतना किया, 25 इंटू 50, जो भी आंसर आएगा बराबर, आपको कितना डिविडेंड मिला 150 का, इधर 150 लिखो, तो इंटू 100 कर लो तो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। और आप मार्केट वैल्यू नीचे लिख के एक शेयर का डिविडेंड ऊपर लिख के इंटू 100 करोगे तो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, दोनों सेम रहेगा। आया समझ में? और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। 8th क्वेश्चन, आपको XI और FI का वैल्यू दे रखा है और आपको मीन निकालना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ XI FI अपॉन n, दैट इज 1265 डिवाइड बाई 50। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मीन मिल जाएगा। सिंपली हम पहले क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे 1265 को 5 से डिवाइड करेंगे, और ये 0 को अपन बराबर ना 50 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। पहले हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1265 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 टू जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, 1 बचा, और 5 3 जा 50। तो आंसर हमारा आ चुका है 253। कब? 5 से डिवाइड करने के बाद 10 बचा, तो 10 नीचे वैसे ही लिखेंगे। 10 में एक जीरो है तो एक डिजिट हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, डेसिमल लगाना है, 25.3, ये आपका होगा मीन। बात समझ में आया? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल फॉर्मूला मीन निकालने का, हालांकि वैल्यू सब दे रखी थी, आपको सब्स्टिट्यूट करना था। तो अभी वापस से एक और बात बता देता हूँ, वन शॉट IMP साइंस के चैनल पे अपलोडेड है,
और मैथ्स के जो भी पेपर्स हम बोर्ड्स के अपलोडेड कर रहे हैं सारे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारी मिल जाएगी। प्रैक्टिस करके मत भूलना मत, बिना प्रैक्टिस के जाना मत बोर्ड्स में या प्रीलिम्स एग्जाम में अपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ए वापस से एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आपको कोई भी एक एक्टिविटी सॉल्व करना है, आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले, आपके हाथ के मार्क्स से कहीं जाने नहीं चाहिए। और आई थिंक जो सवाल मैं भी आपको बता रहा था उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लुक एट दिस। नहीं, उसका नहीं, थोड़ा सा अलग है। स्मिता हैज इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज, 12,000 रुपया स्मिता ने इन्वेस्ट किया। परचेज शेयर्स, वो शेयर खरीदा जिसका फेस वैल्यू कितना था 10, फेस वैल्यू कितना था 10। प्रीमियम दो, मतलब अभी आज के टाइम शेयर प्रीमियम में चल रहा है, मतलब फेस वैल्यू में से ज्यादा, दो से ज्यादा, मतलब मार्केट वैल्यू हो जाएगी 12। समझ में आ रहा है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेस, उसने कितना शेयर खरीदे। भाई मुझे बता, स्मिता ने इन्वेस्ट कितना किया, 12,000 रुपया टोटल इन्वेस्ट किया। मान लो 12,000 स्मिता ने अगर टोटल इन्वेस्ट किया और मान लो स्मिता ने 10 शेयर खरीदे, तो एक शेयर का 12 रुपया था, तो मान लो स्मिता ने कितने शेयर खरीदे होंगे, 1,000 शेयर खरीदे होंगे, क्योंकि मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो आपको पहले 1 शेयर का वैल्यू पता करना है, और 1 शेयर की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ेगी और टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम कितना है, 2 है, तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीमियम। अच्छे से एग्जाम में बड़ा बॉक्स बना के प्रीमियम आपको लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम। अब मुझे बताओ 10 में कितना मिलाना है, 10 में हमें 2 मिलाना है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू हो गई 12, मतलब एक शेयर की प्राइस जो उसने खरीदा है, उसकी एक शेयर की इतनी प्राइस है, करेक्ट। नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर होंगे टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। ध्यान रखना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे अच्छे से आपको ध्यान देना है, सो दैट अगर मान लो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो आप उस फॉर्मेट में लिख पाओ। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 12,000 डिवाइड बाय 12, तो वो हो जाएगा आपका 1,000। ओके, सो स्मिता हैज परचेज 1,000 शेयर। और सोचो ये 3 मार्क्स का सवाल है, मुझे अजीब लग रहा है 3 मार्क्स के लिए इतना इजी सवाल कैसे आता है, लेकिन आता है। ओके, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोर्ड्स एग्जाम में बहुत इजी इजी आते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वन डाइस इज रोल्ड, एक डाइस फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला इवेंट क्या है, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। मुझे बताओ जब आप एक डाइस रोल करते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबिलिटी होती है। देखो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज दे रखी है, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने नंबर है, टोटल 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ठीक है। नाउ इवेंट ए क्या कहता है कि आपको क्या चाहिए, अपर फेस पे आपको क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो मुझे बताओ कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे और 5 है, तो 2 3 5। तो नंबर ऑफ ए मतलब ए सेट के अंदर कितने ऑड नंबर है, टोटल 3 नंबर है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी वो ए हो जाएगी नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए 3 और नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 6, 3 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1/2। सिंपल था, और भी है, 3 मार्क्स का सवाल है ना ये, आगे भी थोड़ा सा है इसके रिलेटेड। तो पहला तो हमने सॉल्व कर दिया है, पहला तो हमने बराबर से सॉल्व कर दिया है ये वाला क्वेश्चन, करेक्ट है। दूसरा हमारा जो चल रहा है वो वाला, तो आपने अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दिया कितना, 1/2, करेक्ट है। हमारा सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 और 6 था, करेक्ट है। अब उसमें से सेकंड इवेंट क्या, सेकंड इवेंट है कि अपर फेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। भैया इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 और 6, तो यहाँ पे 2 4 6 लिख लिया। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 3। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ पी अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 3/6 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 जा और 2 जा करेंगे 1/2 यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3/6 सिर्फ लिखना है। 3 मार्क्स का ये सवाल था प्रोबेबिलिटी का। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, मिस नहीं करना। नाउ क्या है क्वेश्चन पढ़ो, टू नंबर्स जिनमें फर्क कितने का है, 3 का फर्क है। तो लेट से दो नंबर में से हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का। मतलब x में से y का डिफरेंस अगर मैं लूंगा, माइनस अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 3 से आएगा। दूसरी बात ये देखो, जब मैंने x में से y को माइनस किया, डिफरेंस 3 का आया, इसका मतलब कंफर्म है कि x बड़ा होगा और y छोटा होगा, तभी तो फर्क 3 का आ रहा है ना, x बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने एज्यूम करना है कि यहाँ पे हमने x को क्या करके रखा है, y से बड़ा एज्यूम करके रखा है। दैट्स वाई मैंने x माइनस y किया। मैं y माइनस x भी करता अगर y बड़ा मैं मान के चलता, तो मैंने मान के चला कि x यहाँ पे बड़ा है। आगे पढ़ो जरा, सम मतलब क्या, प्लस। किसका सम बोल रहे, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस दो, किसका, स्मॉलर नंबर, दोनों में से स्मॉलर कौन है अपने लिए, वाई है, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड
थ्राइज ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो थ्राइज ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब एक्स। देखो भाई सम करना था, सम किया किसका, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर और थ्राइज ऑफ ग्रेटर नंबर का सम कर दिया। सम करके कितना आया 19, तो इक्वल टू 19। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा बन चुका है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको सॉल्व करके नंबर पता करना है। जरा एक बात बताओ, यहाँ पे y के आगे लगा हुआ है माइनस और यहाँ पे y के आगे लगा हुआ प्लस। सबसे अच्छी बात है दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, पहले से जीरो होने के लिए तैयार है, मतलब हमें ऐड करना है, यहाँ पे कंफर्म है। बट यहाँ पे y के आगे नंबर 2 है और यहाँ पे y के आगे नंबर क्या है 1, तो 1 को 2 करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो 2 इंटू एक्स तो ये बन जाएगा 2x, 2 इंटू वाई तो ये बन जाएगा आपका, इधर 2 आ जाएगा दैट इज -2y, और 2 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 6। तो इक्वेशन 1 आपका बन चुका है 3। और अब 2 और 3 के बीच में आपको झगड़ा करवाना है। अब 2 और 3 को सिंपल आपको पता चल गया कि यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, पहले से अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा ऐड कर लो। तो हम बोलेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और इक्वेशन 3 क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद ये कट हो जाएगा, 3 और 2 ये 5x हो जाएगा, और 16 और 9 ये हो जाएगा 25। x यहीं रखेंगे, 5 को हम डिवीजन में भेज देंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 आ चुका है। तो फर्स्ट नंबर x जो हमारा ग्रेटर नंबर था वो 5 आ चुका है। अब बात करेंगे स्मॉलर नंबर का। भाई कोई भी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये रहा हमारा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x का x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और x के जगह पे पुट करेंगे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 को इधर भेजो, y को इधर भेजो, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 2। सिंपल, परफेक्ट। तो आपको स्मॉलर नंबर मिल चुका है, स्मॉलर नंबर जो था अपना 2, और ग्रेटर नंबर अच्छे से लिख देना जो था अपना 5। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से ही आपको अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, आप अपने मर्जी से कोई भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद मुझे बताओ a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया 5, सही है। b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू आया 13। c का वैल्यू कितना आया, तो c का वैल्यू आया 8। बराबर, ये हो गया अपना काम, कंपेयर करके वैल्यूज आ गया। अब कंपेयर करने के बाद जो वैल्यूज आया है, अब आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना है। तो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। लेकिन मेरा आपको एक राय होगा कि फॉर्मूला मेथड में वैल्यू पुट करने के बाद पहले ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है क्या, इसका वैल्यू आप अलग से निकाल दो, खिचड़ी नहीं बने इसके लिए। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अलग से निकाल देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू थोड़ा सा हम अलग से निकालते हैं। बी का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 8। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इंटू 5 4 जा 20, 20 इंटू 8 160। तो यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम डायरेक्ट अब पुट करेंगे जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला में वैल्यूज डालते रहो, b पहले माइनस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू हमारे पास है 13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें पहले से मिल चुका पूरा का पूरा 9 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू आएगा 5। तो ये हो गया -13 प्लस माइनस रूट 9 हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, नीचे आएगा 10। तो x का वैल्यू ये आ गया। अब एक बार हम इस्तेमाल करेंगे प्लस और एक बार हम इस्तेमाल करेंगे माइनस, बराबर। तो -13 -3 अपॉन 3। तो सबसे पहले हमारा आंसर आ गया -10/3, और दूसरी बार हमारा आंसर आ जाएगा -16/3, और ये हमारी हो जाएगी x की वैल्यू। तो ये फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, और दोनों हमें रूट्स मिल चुके हैं। तो दोनों रूट्स हमें, एक मिला -10/3
और दूसरा रूट्स मिला हमें -16/3। सॉल्व हो गए, आंसर भी आ गया। ओके, तो सिंपल तरीका है, फॉर्मूला मेथड बहुत सिंपल है। फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला मेथड पे क्वेश्चन आता है, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है मतलब आता है, आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना है। इसको इस पेपर में भी हमने स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन भी देख लिया और फॉर्मूला मेथड भी देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, अब है हमारे पास बलून वेंडर हैज अ 3 रेड बलून, टोटल 3 रेड बलून है उसके पास, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है। तो नंबर ऑफ रेड बलून कितने हैं उसके बाद, चलो देखते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे ही वांट टू चूज वन ऑफ देम, उसको एक चूज करना है, रैंडम गिवन गिव इट टू द प्रणाली नाम की लड़की को देना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट प्रणाली गेट्स, तो रेड बलून का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो लेट्स से हम बोल देते हैं इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, गेटिंग रेड बलून। लेकिन उसके पहले एक बात को समझो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं, देखो 2 रेड बलून है बराबर, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है। तो टोटल बलून जो भी होगा वो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो 2, 3 और 4 टोटल हो गया हमारे पास 9 बलून। करेक्ट है, एन ऑफ एस का वैल्यू 9 आ गया अपना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इवेंट ए के बारे में। इवेंट ए क्या है हमारा, देखते। तो इवेंट ए क्या है, इवेंट ए हमने किसको माना, इवेंट ए को मान लिया मेरे से, और रेड बलून। ओके, गेटिंग रेड बलून, गेटिंग रेड बलून, ये हमारा इवेंट हो जाएगा ए, गेटिंग रेड बलून। तो गेटिंग अ रेड बलून का एक ही बलून है तो एस नहीं लगाना। ओके, गेटिंग अ रेड बलून में कितने रेड बलून है टोटल इवेंट्स में, टोटल ए को हमने रेड बलून बोला, टोटल रेड बलून कितने, टोटल रेड बलून है 2, तो एन ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, दैट इज 2 डिवाइड बाय 9। कितना सिंपल था भाई। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बोलता है ले भाई भर भर के मार्क्स लेके जा। ठीक है, इवेंट बी, इवेंट बी, इवेंट बी हमको क्या मानना है, गेटिंग ब्लू बलून। तो यहाँ पे लिख लेंगे गेटिंग ब्लू बलून। ठीक है, गेटिंग ब्लू बलून। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ब्लू बलून कितने हैं टोटल, 3 है, तो ये बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज 3 डिवाइड बाय 9। यहाँ पे 3 से दोनों डिवाइड होके 1/3 हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी तरीके से ग्रीन बलून का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कमेंट कर लो भैया, एक तो आप कमेंट कर लो बढ़िया से, ग्रीन बलून का प्रोबेबिलिटी आप कमेंट करके बताना, बड़ा सिंपल है। इसी तरीके से आपको लिखना है। मेरे साथ में सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करते जाओ, मेरे साथ में सॉल्व करते जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, फोर्थ वाला, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फॉलोइंग शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज, और कितना समय वो अपना लगाते हैं पढ़ाई में। ओके, फाइंड द मीन ऑफ टाइम स्पेंड, सबका एवरेज निकालना है कि हर बच्चा अलग अलग समय लगा रहा है पढ़ने में, तो भाई हर बच्चा एवरेज कितना पढ़ रहा है, हर बच्चा एवरेज, कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा 3 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा हो, हमें बताना कि भाई एवरेज कितनी पढ़ाई हो रही है इस क्लास में बच्चों में। तो हम बोलेंगे कि अंदाजे अंदाजे इस क्लास का हर बच्चा 3 घंटा पढ़ता है, लेकिन जरूरी है कि हर बच्चा 3 घंटा पढ़ेगा, कोई 2.5 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 4 घंटा पढ़ रहा होगा, लेकिन हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, स्पेंड 50 स्टूडेंट इन देयर स्टडीज बाय द डायरेक्ट मेथड यूज करना, बड़ा सिंपल, डायरेक्ट मेथड मतलब मीन निकालने का सबसे सिंपल मेथड है। ओके, तो मुझे बताओ 0 से लेके 2 घंटा पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 7 बच्चे हैं। तो क्लास पहला वाला क्या बनेगा, क्लास टाइम और आवर्स का, 0 से लेके कितने घंटे की बात चल रही है यहाँ पे, 0 से लेके 2 आवर्स की बात चल रही है। तो 0 से लेके 2 आवर्स पढ़ने वाले बच्चे टोटल 7, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 7। फ्रीक्वेंसी मतलब कि 0 से लेके 2 घंटा पढ़ने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने लोग, कितने काम, कितनी बार, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 0 से लेके 2 से लेके 4 पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 2 से लेके 4 पढ़ने वाले 18 बच्चे, फ्रीक्वेंसी 18। 4 से लेके 6, 4 से लेके 6 पढ़ने वाले टोटल 12 बच्चे हैं। फिर 6 से लेके 8 पढ़ने वाले बच्चे 10, और फिर 8 से लेके 10 पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास है 3। ओके, फिर है यहाँ पे क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब क्या, जो भी क्लास है उसके बीच का नंबर। तो क्लास मार्क का एक फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। मान लेते हैं 0 से लेके 2, ये आपको पहली की क्लास दे रखी है और आपको बोला है क्लास मार्क निकालो, क्या निकालो, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 2 और डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 2 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। तो क्लास मार्क हो गया पहला वाला 1। दूसरा वाला क्या होगा, लोअर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट कितनी है 4 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2, तो क्लास मार्क हो गया हमारा 3। समझ में आ गया कैसे क्लास मार्क निकालते हैं, इस तरीके से आपको क्लास मार्क निकालने आनी चाहिए। तो अभी क्लास मार्क मतलब समझ में आ गया, 2 और 4 के बीच का नंबर 3 आया है, 4 और 6 का बीच का नंबर 5, 6 और 8 के बीच का नंबर 7 और 8 और 10 के बीच का नंबर 9। ये आपकी क्लास मार्क बी मिल गई। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलो आपको क्लास मार्क अच्छे से समझ में आ गया, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, एक्स आई इंटू एफ आई करना है लास्ट वाले ब्रैकेट में। तो यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई, तो ये एक्स आई ये हमारा एफ आई, तो ये 7 हो जाएगा। 18 थ्री जा ये हो जाएगा 54, मल्टीप्लाई नहीं होता तो अलग से कर लो, ठीक है, मन से डायरेक्ट मत लिखो। 5 12 जा 60, क्योंकि एक नंबर भी गलत पूरा मार्क्स चला जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा एग्जाम में हीरो नहीं बनने का, मैं तो टेबल अच्छे से याद करते जाओ। 10 इंटू 7 दैट इज 70 और 9 इंटू 3 दैट इज 27। ओके, अब क्या करना है, आपको सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके उसका एन हो जाता है, और सारे एक्स आई एफ आई की वैल्यू को भी क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड करना है, टोटल करना है। तो चलो सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो। देखो भाई कितने बच्चे क्लास में, टोटल क्लास में कितने बच्चे 50 है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम आपका 50 आना चाहिए, नहीं तो गलत लिखा है आपने, बराबर कॉपी करके लिखा तो बराबर 50 है, तो ये 100% आपका 50 होगा। इन सबका प्लस कर लो, चलो 54 और 7 इन सबको प्लस करो, 7 और 4 11, 11 और 7 19 बराबर, 11 और सॉरी 18, क्या कर रहा हूँ मैं भी, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 1 कैरी, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2, 19 और 2 हो जाएगा आपका 21, आ गया 218। तो अब हमें क्या निकालना मीन, तो मीन का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एन। एफ आई एक्स आई कितना है 218 डिवाइड बाई 50, तो 218 को आपको 50 से डिवाइड करना है, पहले 218 को आप 5 से डिवाइड कर लो, जीरो को बाद में हम देख लेंगे क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है 10 होता है। तो 218 को यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 21 बचा, 5 3 जा 15 3 बचा। अब मुझे बताओ ऊपर कोई नंबर बचा नहीं, मतलब पॉइंट लगेगा और यहाँ पे जीरो लगेगा, 5 6 जा 30, तो आंसर तो हमारा आ गया है 43.6, लेकिन नीचे 10 और बचा हुआ है 10, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.36 एंड दिस इज योर फाइनल मीन। अंडरस्टैंड, इतना सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना, बड़ा सिंपल है। मीन निकालने के 3 तरीके, 3 में से एक तरीका आता है, ध्यान रखना ये सबसे इजी तरीका है। स्टेप डेविएशन मेथड भी है, एज्यूम मीन मेथड भी है, आपको उनमें को भी प्रैक्टिस करना, और जैसे जैसे हम आगे पेपर सॉल्व करेंगे आपको वो हो जाएगा, सब कुछ प्रिपरेशन आपका प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू ही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंज है, जिसको कमेंट करके आपको अपना मीन का मुझे डायरेक्ट आंसर बताना है, डायरेक्ट मुझे मीन का आंसर बताना है, आप डायरेक्ट मेथड से यूज करके सॉल्व करो इसको जल्दी से। ओके, तो बढ़िया से अच्छे से बैठ के सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आएगा क्लास, यहाँ पे हमने क्लास में कौन से क्लास लिखेंगे, ये सारी क्लास हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, ये 4 5 7 8 6, और फिर यहाँ पे आप क्लास मार्क निकालना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाना, और फिर आप यहाँ पे सम करना दोनों का, और फिर आप फाइंड आउट कर लेना आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड, अच्छे से सॉल्व करना है इसको, तो आपका डायरेक्ट मेथड का प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसको सबको डर लगता है, कोई भी दो करने हम, चलो कोई भी दो यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट का सम 5 है, और सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में आपको अल्फा और बीटा की जरूरत है और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है, तो अल्फा प्लस बीटा की आपको जरूरत है, अल्फा इंटू बीटा की आपको जरूरत है। तो सबसे पहले अगर ये पता कर लोगे तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। अब गिवन क्या दे रखा है, गिवन आपको दे रखा है सम, सम मतलब प्लस, किसका सम, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा बीटा, दोनों का सम दे रखा है आपको 5। फिर दे रखा है सम, वापस से सम किसका, ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम, मतलब अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब कितना दे रखा है 35। ये दो बातें आपको गिवन दे रखी है और इनके मदद से आपको अल्फा इंटू बीटा भी अभी पता करना है।
तो सिंपल से यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा बीटा क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्या क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होगा हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कितना दे रखा है 35, जो क्वेश्चन में दे रखा था। अल्फा प्लस बीटा द सम ऑफ रूट वो भी दे रखा था 5, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। -3 अल्फा बीटा हमें अभी तक नहीं पता, इसी की तो खोज हम कर रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा था 5, अल्फा प्लस बीटा 5 दे रखा, दैट्स इट। 35 इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 -3 इंटू 5 15 हो जाएगा अल्फा बीटा। अब देखो -15 अल्फा बीटा को इधर भेज दो और 35 को इधर भेज दो, तो 125 -35 और यहाँ पे आ जाएगा 15 अल्फा इंटू बीटा। तो 125 में से 35 गया, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, टोटल बचेगा 25 में से 25 गया 100 बचेगा, और 10 चला जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका 90 बच जाएगा। ओके, और ये 15 अल्फा बीटा, तो यहाँ से हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू सिंपली मिलने वाला है, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 15 विच इज इक्वल टू 6, मिल गया। अब मैंने बोला कि जब भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए। अब दोनों पता चल गया है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा सम ऑफ रूट माइनस में इधर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट कितना आया है, सम ऑफ रूट हमारा आया हुआ है 5 जो पहले से दे रखा था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने मेहनत करके निकाला 6, और ये बन चुका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके तलाश में आप घूम रहे थे। ओके, नेक्स्ट बहुत खूबसूरत बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला है क्वेश्चन में, पीथ टाइम ऑफ पीथ टर्म। देखो पीथ टर्म का मतलब समझो कि जब मैं अगर आपको बोलता हूँ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो T2। मैं बोलता हूँ थर्ड टर्म, तो आप क्या लिखते हो T3। अब मैंने बोला पीथ टर्म, तो आप लिखोगे TP। समझा, क्या बोला पीथ टाइम, पीथ टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, पीथ टाइम्स ऑफ कौन सा टर्म, पीथ टर्म, पीथ टाइम्स ऑफ पीथ टर्म। तो ये आपको इस लाइन से ये बोलना चाह रहा, P इंटू टीपी ऑफ AP किसके बराबर है, इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ क्यूथ टर्म। तो Q टाइम्स ऑफ क्यूथ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूथ टाइम्स ऑफ क्यू टर्म, Q टाइम्स मतलब Q इंटू क्यूथ टर्म मतलब TQ बराबर, और ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या है बराबर है, तो मतलब P इंटू TP किसके बराबर है, Q इंटू TQ के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और फिर क्या बोला, शो दैट P प्लस क्यूथ टर्म ऑफ द AP इज 0, मतलब आपको क्या शो करना है, P प्लस क्यूथ टर्म मतलब क्या, T ऑफ P प्लस Q, इस पोजीशन का जो टर्म है P प्लस Q के पोजीशन का जो टर्म है वो आपको 0 के बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पहले आपको गिवन दे रखा और इसको 0 के बराबर आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, और फिर टी प्लस पी प्लस क्यू की टर्म की बात करेंगे। तो टी ऑफ पी प्लस क्यू टर्म हम यहाँ पे अलग से सॉल्व करना शुरू करेंगे और इसको 0 के बराबर लेके जाना है। तो पहले आप पी इंटू जो भी एपी है हमारा उसका फर्स्ट टर्म ए मान के चलते हैं और कॉमन डिफरेंस डी मान के चलते हैं। तो टीपी टर्म क्या होगा, टीपी टर्म क्या होगा, तो वो होगा ए प्लस पी माइनस 1, क्योंकि एन की जगह पे पी है बराबर, ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यूथ टर्म क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ये आपका होगा क्यू टर्म। अब आप सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा आपका ए पी प्लस पी पी माइनस 1 डी, ये पी को हमने दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से क्यू को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा आपका क्यू ए प्लस क्यू क्यू माइनस 1 डी, करेक्ट है। अब यहाँ पे ए को अलग करो, डी को अलग करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आप देखो ए वाला टर्म अलग कर रहा हूँ, डी वाला टर्म अलग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए वाले को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ए पी, और यहाँ पे ए वाला टर्म जो है इधर आके बन जाएगा आपका ए क्यू, माइनस बन जाएगा ना, इधर प्लस में इधर आके माइनस। उसी तरीके से डी वाला टर्म, इधर क्या है डी वाला टर्म क्यू क्यू माइनस 1 डी, और ये वाला डी वाला टर्म इधर जाएगा, तो ये माइनस बन के इधर आएगा पी पी माइनस 1 डी। समझ में आया, यहाँ पे ए कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा p माइनस क्यू, और यहाँ पे आप d कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा q q माइनस 1 माइनस p माइनस 1, और पूरा ब्रैकेट के बाहर इधर आएगा d। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा पिथ टर्म लिख दो, तो ये बन जाएगा a प्लस एन का वैल्यू क्या होगा p प्लस क्यू, दैट इज p प्लस
Q -1 और D। करेक्ट है, ये हमारा यहाँ पे वैल्यू हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अच्छे से, अब यहाँ से मुझे बताओ आपका, इसको सॉल्व करो जरा, देखो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप Q को, तो ये बन जाएगा आपका Q स्क्वायर, Q इंटू 1 माइनस Q। वैसे यहाँ पे माइनस P को मल्टीप्लाई करो, माइनस P स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और P इंटू 1 P। ओके, और ये आपका यहाँ पे D, और यहाँ पे आपका P माइनस Q A। ओके, तो सिंपल देखो, अब यहाँ पे देखो अच्छे से, क्यू स्क्वायर और ये माइनस पी स्क्वायर को थोड़ा साथ में लिख दो बाजू बाजू में, क्यू स्क्वायर साइन के साथ ही लिखना माइनस पी स्क्वायर, और माइनस क्यू और प्लस पी को साथ में लिखो, तो प्लस पी और माइनस क्यू को थोड़ा इधर लिख दो। ओके, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। आगे आपको दिखते जाओ कैसे सॉल्व करना है इसको। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी बी ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपको क्यू प्लस पी Q माइनस ई। ओके, और पीछे पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है P माइनस क्यू, ये हम ऐसे ब्रैकेट करके अच्छे से लिखें। ओके, और यहाँ पे आपका बचेगा A P माइनस क्यू। ठीक है, अब जरा ये P माइनस क्यू जो है इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिवीजन में आएगा, दैट इज Q प्लस पी Q माइनस पी। उसी तरीके से यहाँ पे P माइनस क्यू और यहाँ पे D, और ये P माइनस क्यू हमारा यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। P माइनस क्यू इसको भी डिवाइड करेगा और P माइनस क्यू इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि बीच में प्लस है, स्प्लिट हो जाएगा दोनों में। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे कि जब मैं Q माइनस पी को P माइनस क्यू से डिवाइड करूंगा, देखो Q माइनस पी को P माइनस क्यू से डिवाइड करूंगा, तो आप देखो इसमें फर्क क्या है, बस उल्टा है। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बच जाएगा, P माइनस क्यू हो जाएगा। वापस से साइन चेंज करने से आप इन जगह की पोजीशन बदल सकते हो, बराबर। तो आपने माइनस कॉमन निकाल के पोजीशन बदल दी, कट होकर कितना बच गया, -1। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये -1 बचेगा, और जब मैं इसको इससे कट करूंगा तो ये पूरा कट हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना क्या क्या बचा, Q प्लस पी, और यहाँ बचा है -1, क्योंकि वो Q माइनस पी था, इसके लिए हमें -1 बचा, और यहाँ पे पूरा कट हो गया तो क्या बचा, +1 बच गया। और यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, बाहर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल था। तो यहाँ से हमारे a का वैल्यू आ चुका है, ये माइनस को मैं आगे भेज रहा हूँ, तो माइनस Q प्लस पी प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर हमारा आ गया है D। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू ये इस तरीके से कुछ आ गई है। अब जो आपकी ये a की वैल्यू आई है वो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आया आपका Q प्लस पी, और ये -1 तो आगे लगा देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके, और +1 ब्रैकेट के इधर। ओके, ये, और बाद में इधर क्या लिखा हुआ पीछे, दैट इज P प्लस क्यू -1। ओके, इतना काम होने के बाद अब सिंपली, ओके यहाँ पे भी हमारा D है लास्ट में, यहाँ पे भी हमारा D है। इतना काम होने के बाद आप D को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज माइनस P प्लस क्यू, क्यू प्लस पी को मैं P प्लस क्यू भी लिख सकता हूँ D, और ये आपका प्लस D। उसी तरीके से पीछे क्या होगा, P प्लस क्यू को D से मल्टीप्लाई करूंगा, P प्लस क्यू, ये D, और ये -1 इंटू डी करूंगे तो -D, बराबर। देखो सबको ये क्वेश्चन नहीं समझेगा, जिनको समझ रहा है अच्छे से सॉल्व करना। अब जरा देखो, -P प्लस क्यू और +P प्लस क्यू कट, प्लस D और -D कट, तो कितना बचा, 0। तो देखो T और P प्लस क्यू टर्म 0 के बराबर आया कि नहीं आया, आ गया, हेंस प्रूफ। समझा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी उसके मदद से ए का वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या बोला है, पी प्लस क्यूथ टर्म को आपको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो पी प्लस क्यूथ टर्म को ए टी एन के फॉर्मूले में डाल दो, और एन के जगह पे क्या लिखोगे, पी प्लस क्यू लिखोगे, क्योंकि आप पी प्लस क्यूथ टर्म निकाल रहे हो। और जब आपका ए का वैल्यू आएगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये ए का वैल्यू इसके एग्जैक्टली बराबर होगा, तो सब कुछ कट होके एक दूसरे से 0 बच जाएगा। इस तरीके से आप इसको पूरे अच्छे से तरीके से प्रूव करना है। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन के 2 सवाल कर लिए, जितने हमने को बोले थे, 3 दे रखे, कोई भी 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद यूटिलाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार, और ऐसे इजी क्वेश्चन को मत छोड़ो। देखो पिछला क्वेश्चन बड़ा हार्ड था, बट ये वाला बड़ा क्वेश्चन इजी है। लुक एट दिस, आपको बनाना है पाई डायग्राम। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम सारे सारे कंट्रीज के नाम लिख देंगे, दैट इज जापान, फिर है इंग्लैंड, उसके बाद है इंडिया, और उसके बाद है चाइना। ठीक है, कंट्रीज के नाम लिखो तो कैपिटल, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखो, इज्जत देना। जापान, ओके, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हम यहाँ लिख देंगे, कितनी है, 20, 10, 40 और 30।
टोटल हम करेंगे यहाँ पे, इन सबका टोटल करेंगे 20, 10, 30, 30, 30, 60 और 40, टोटल 100 हो गया। परसेंटेज है तो टोटल 100 ही होगा ना, ओके, जीरो लगा दिया एक्स्ट्रा, टोटल 100 ही होगा। ओके, परसेंटेज में टोटल 100 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपको निकालना सेंट्रल एंगल, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको पाई डायग्राम बनाना है। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे टोटल, ऊपर स्कोर इंटू 360, परफेक्ट। टोटल कितना है, टोटल 100 आएगा हमेशा, स्कोर सबका अलग अलग है, किसका 20 है, किसका 10 है, किसका 40 है। तो पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका 20/100 इंटू 360, दूसरा 10/100 इंटू 360, तीसरा 40/100 इंटू 360 और लास्ट वाला 30/100 इंटू 360। ओके, तो जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 36 इंटू 2 72 डिग्री। तो पहला जापान का सेंट्रल एंगल आ गया 72 डिग्री। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, दूसरा आ गया 36। 10 के लिए 10 देखो यहाँ पे कितना था, 10 था, कितना 10% के लिए 36 डिग्री आ रहा है। तो 40% के लिए कितना आएगा, 36 इंटू 4 करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, या फिर आप सॉल्व कर लो। तो 36 इंटू अगर आप 4 करने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज 36 इंटू 4 हमें करना है, 6 4 24, 2 कैरी 12 और 144, ये होगा आपका 144 डिग्री। 3 के लिए तो 36 इंटू 3 करना है, तो 108 हो जाएगा लगभग, 18, 18, 1 कैरी 9 और 10, दैट इज 108 डिग्री। ध्यान रखना इन सबका प्लस कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, प्लस करके देख लो तभी समझ में आएगा कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। तो 144 प्लस 108 प्लस 72 प्लस 36 कंफर्म करने का हमेशा, 12, 12 और 8 10, 12 और 8 20, 2 कैरी, 6, 6 और 7 13, 13 और 3 6, 1 कैरी, 360 परफेक्ट। मतलब आपने जो भी कैलकुलेशन किया सही किया है, हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो। ओके, रिस्क नहीं लेने का। सबसे पहला है जापान 72 पे, तो हम क्या करेंगे, एक हम नॉर्मल फर्स्ट ओरिजिन से एक ओरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे, हम अपना प्रोटेक्टर इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, देखना यहाँ पे ऐसे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे बीच में अच्छे से रखेंगे, और यहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे, पहले 72 डिग्री। तो मान लो 72 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो 72 डिग्री का यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 72 लिखा होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे डॉट देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 72 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे जापान। समझा, उसके बाद वापस से सुनना, प्रोटेक्टर जो भी हमारा होगा उसको यहाँ पे, प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे जापान लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद वापस से हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे, देखो कैसे रखा मैंने, अच्छे से ध्यान देना। इस लाइन पे रखेंगे, ये वाली लाइन अभी हमारी मेन है, बराबर ना, यहाँ से हमें लेना कितना लाना, 36 डिग्री। तो मान लो 36 डिग्री हमें यहाँ कहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हम इस पॉइंट से 36 डिग्री का लाइन कर लेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 36 डिग्री, और हम कंट्री का नाम लिख लेंगे इंग्लैंड। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वापस से हम प्रोटेक्टर को यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे हमारा ओरिजिन जीरो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे क्या है, 104 डिग्री। तो 104 देखो 90 से बड़ा आएगा, 104 90 से क्या होगा, बड़ा आएगा। तो 90 इधर होता है, तो 104 कहीं कहीं ऐसे इधर आएगा, आपका बड़ा होगा 90। तो 90 से बड़ा मतलब यहाँ पे हम रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 104 डिग्री, एक नहीं 144 डिग्री सॉरी। और नाम क्या है, इंडिया। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भैया, चाइना हमारे से पीछे छूट गया है, और बचा हुआ क्या होगा, चाइना, दैट इज 108 डिग्री। हालांकि इस डायग्राम में 108 बड़ा दिख रहा है और 144 छोटा दिख रहा है, बट यहाँ पे हमारा 144 बड़ा दिखना चाहिए। तो आप तो बढ़िया बराबर मेजरमेंट से निकालोगे तो सही परफेक्टली आंसर आपको दिखेगा। तो 144 तो लगभग ऐसे आएगा, और बचा हुआ 160 हमारा, 108 चाइना बचेगा, तो लास्ट में हमारा चाइना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पाई डायग्राम बनाना है खूबसूरत सा, तो यहाँ पे आपको अपने कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में 360। क्लियर है। चैलेंज नंबर 10 वापस से पाई डायग्राम का क्वेश्चन है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अच्छे से अपने नोटबुक में प्रॉपरली पाई डायग्राम आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी आपको एक सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डेली इनकम दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर दे रखे, कितने दे रखे, 4। इतना पैसा कमाने वाले टोटल 4 वर्कर है। तो जरा ध्यान दो, 130 से शुरू हो रहा है, मतलब 0 से लेके 130 तक का 130 का गैप है, और 130 से लेके 135 का सिर्फ 5 का गैप है। मतलब शुरुआत में जीरो यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे आपको एक क्रिंक मार्क लगाना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर आप यहाँ से शुरू करोगे 130। बात समझ में आया। फिर आप यहाँ से क्या शुरू करोगे, 130 परफेक्टली। अब देखो
130 से लेके 135 तक कितना है, तो पहले देखो यहाँ पे 4 7 14 16, तो 2 2 का गैप ले लो, 1 यूनिट पे कितने का गैप ले लोगे, 2 2 का गैप लेंगे, 1 यूनिट पे 2 का गैप, तो यहाँ पे 2 4 6 फ्रीक्वेंसी हम 2 2 का गैप लेके कर रहे हैं बराबर। यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे हमारा 12, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14, यहाँ पे हमारा 16 और यहाँ पे हमारा 18, 1 सेंटीमीटर को हमने 2 बोल दिया। फिर 130 से लेके 135, तो 130 से लेके 135, और कितना कितना बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 4 की बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे हम 4 की बिल्डिंग बना देंगे। आगे समझ में क्या बनाना, हमें हिस्टोग्राम बनाना इजी है, हिस्टोग्राम बनाना सबसे इजी है, पॉलीगॉन नहीं बोला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम बनाना, 4 का गैप ले लिया हमने बराबर। उसके बाद 135 से लेके कहाँ तक है, 40 140 तक, तो यहाँ पे हम 140 लिख देंगे, और कितना बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 7 तक की बिल्डिंग, तो 7 तक की बिल्डिंग हमारी यहाँ चली जाएगी। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आप स्क्वेयर यूज वगैरह करना, मैं भी अपने हाथ से कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 14 का बिल्डिंग है, 140 से लेके 160 तक, 160 यहाँ पे आ जाएगा, 14 का बिल्डिंग बनाना है। उसके बाद 145 से लेके 145 से लेके 160 तक, 145 से लेके यहाँ पे 145 बराबर, 145 ले से लेके 160 तक कितना गैप है, 16 का, तो 16 का बिल्डिंग बनेगा हमारा ये वाला। इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब हिस्टोग्राम में स्केल लिखना मत भूलने का, स्केल लिखना मत भूलिएगा, स्केल में लिखने का कि 1 सेंटीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर में कितना का गैप दे रखा, 130 से लेके 135, तो डेली इनकम कितना होगा, तो हमने दे रखा 1 सेंटीमीटर मतलब डेली इनकम, डेली इनकम 135 से लेके 130 से लेके 135 का इनकम है। तो हमने एक्स एक्सिस पे कितने का गैप दे रखा है, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस दे रखा है, वो कितने का दे रखा है, 5 रुपीज का, 5 रुपीज का हमने यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो रुपीज में बराबर, सेंटीमीटर मत लिखना ना, एक्स एक्सिस पे जो रुपीज है, तो कितने का गैप है, 130 से लेके 135 का 5 रुपये का गैप है, तो 5 रुपीज लिखेंगे। और वाई एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर में जो हमने गैप रखा है वो 2 का रखा है, 2 मतलब नंबर ऑफ वर्कर, तो हम लिख लेंगे 2 वर्कर, समझ में आया, 1 सेंटीमीटर पे हमने 2 वर्कर, तो इस तरीके से आप स्केल भी अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था, क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन है, हालांकि एक ही करना है, बट ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना जैसे इन्होंने बोला है। सबसे पहले बोला डी डी एक्स डी वाई निकालो, तो सबसे पहले आप डी डी एक्स और डी वाई निकाल देना। आई होप सो क्रैमर्स रूल आप सभी को यहाँ पे आता होगा, ठीक है। मुझे कमेंट में लास्ट आप बताना कि आपका एक्स एंड वाई क्या आया, ध्यान रखना कमेंट में आप लास्ट बताना कि इस एक्स एंड वाई क्या आया। 3 मार्क्स का सवाल है, पहला कर लो या दूसरा कर लो, जो भी आपको पसंद आए, पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप अपने से कर लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वीडियो पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट किया है। आई होप सो आपने अगर मेरे साथ में नोटबुक लेके प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत अच्छे से आपने किया होगा, और आपके एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। कोशिश करेंगे कि हम अलजेब्रा के कम से कम 4 पीवाईपी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड कर ले, वैसे ज्योमेट्री के भी कर ले, और कुछ साइंस के वन शॉट आईएमपीस आपके लिए अपलोड करें, और कुछ करके रखिए जिनकी लिंक्स मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे रखी है। मिस आउट मत करना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।